नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में अक्सर जिक्र कांग्रेस की गुटबाजी या कांग्रेस की आपसी फूट को लेकर होता है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि किसी अन्य दल की हरियाणा में जो अन्य सियासी दल हैं, चाहे वो भाजपा हो या इनेलो हो, उसके अंदर सियासी फूट की चीज़ें हैं, मतलब ऐसे चलती हों, नहीं चलती। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य दलों में सियासी फूटबाजी नहीं है। भाजपा में शायद कांग्रेस से ज़्यादा भी अंतर कलह है, लेकिन कांग्रेस शायद इतनी कमज़ोर है कि उस कलह का शायद फ़ायदा नहीं उठा पाती और वो खुद की अंतर कलह में ही उलझी रहती है। अब आपको एक ताज़ा उदाहरण बताते हैं कि भाजपा में किस कदर अंतर कलह है, सियासी फूट भाजपा के अंदर भी है। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें जो ये युवा राजनेता दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम योगेश सिलानी है और अब वो पार्षद प्रतिनिधि हैं। पहली बार लगातार 2 बार से ये पार्षद हैं और नगर परिषद के वाइस चेयरमैन भी ये रह चुके हैं जब ओम प्रकाश धनखड़ कृषि मंत्री समेत 5 भारी भरकम विभाग हैं उनके पास होते थे। कल इन्होंने भाजपा से इनको निष्कासित कर रखा था। कल मुख्यमंत्री मौजूद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली मौजूद हैं और साथ में जो रणबीर गंगवा हैं वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पंचकुला के अंदर ये कार्यक्रम था और योगेश सिलानी मंच पर आ रहे हैं। आप इस फोटो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगेश सिलानी कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जिसे कोई ना पहचान रहा हो। अगर वीडियो को आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री हंस हंसकर योगेश सिलानी से बातें कर रहे हैं। योगेश सिलानी से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली, वो भी बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये जानते हैं कि ये योगेश सिलानी है जो झज्जर जिले के बादली विधानसभा से आते हैं, जहां से ओम प्रकाश धनखड़ है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि कल पंचकुला के अंदर कार्यक्रम था और योगेश सिलानी को विधिवत रूप से पटका पहनाकर दोबारा से भाजपा में है वो शामिल कर लिया गया था। लेकिन सबसे पहले आते हैं कि योगेश सिलानी को पार्टी से निष्कासित ही क्यों किया गया था। जब ओम प्रकाश धनखड़ कृषि मंत्री होते थे तब योगेश सिलानी वाइस चेयरमैन थे और लोग कहते हैं कि वो बेशक से थे तो वाइस चेयरमैन, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ का हाथ उनके साथ था और उनकी चेयरमैन से भी ज़्यादा है वो चला करती थी। खूब काम है योगेश सिलानी उस दरमियान करवाए थे और ओम प्रकाश धनखड़ के सबसे खासमखास और भरोसेमंद चेहरों में से योगेश सिलानी ही माने जाते थे। लेकिन कुछ समय के बाद थोड़ा वक्त बीता तो ओम प्रकाश धनखड़ और योगेश सिलानी के बीच में है किसी बात को लेकर मनमुटाव है हो गया। उसके बाद कहा जाता है, सार्वजनिक रूप से तो शायद कभी योगेश सिलानी ने नहीं कहा, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ जब दूसरी बार चुनाव हारे तो नीचे ही नीचे योगेश सिलानी ने खुलकर है ओम प्रकाश धनखड़ के खिलाफ वो चुनाव में भी मोर्चा है वो खोल रखा था। बादली विधानसभा की राजनीति को समझने वाला हर व्यक्ति इस बात को जानता है। दूसरा चुनाव हुआ ओम प्रकाश धनखड़ जिसमें हारे, उसमें भी कुछ ऐसा ही है लोग कहते हैं। और लोग ये भी कहते हैं अब की बार जब दूसरा चुनाव है योगेश सिलानी जीते तो धनखड़ साहब की तरफ से भी शायद कुछ रोड़ा अटकाने की कोशिश की गई थी। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है ये केवल ओम प्रकाश धनखड़ और योगेश सिलानी ही जानते हैं, लेकिन ऐसे गॉसिप्स हैं इन दोनों के बारे में चलते रहते हैं। विक्रम कादियान जो अब कांग्रेस में है, बेरी विधानसभा से 2 बार जिन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो जब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होते थे तो इससे पहले एक बार और योगेश सिलानी को है बीजेपी में शामिल किया गया था। लेकिन अगले ही दिन विक्रम कादियान ने बाकायदा प्रेस नोट जारी कर दिया था जो जिलाध्यक्ष के बिहाव पर था कि योगेश सिलानी को पार्टी में शामिल नहीं किया गया और उन्हें निष्कासित है बीजेपी से किया जाता है। तब भी ये सुगबुगाहट उठी थी कि आखिरकार ये योगेश के साथ है वो क्या हो रहा है। अब बहुत सालों के अंतराल के बाद योगेश दोबारा से बीजेपी में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वाइन करवाया। लेकिन आज झज्जर में ही बीजेपी की तरफ से है ये बयान जारी कर दिया गया कि योगेश पार्टी से निष्कासित चेहरा हैं और उन्हें शामिल है वो नहीं किया गया है। कल जो भी कार्यक्रम हुआ है उसे नहीं माना जाएगा कि योगेश सिलानी का बीजेपी में दोबारा से ज्वाइनिंग कर ली गई है। अब देखिए, अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का, क्या उस पार्टी के मुख्यमंत्री का क्या कोई एहतियात या किसी भी चीज़ का कोई सम्मान नहीं है, या बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को इतना समझदार नहीं मानती कि वो जिन्हें पार्टी में मिला रहे हैं उस बात का कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी कीमत नहीं है। अब चलिए, जो झज्जर बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो निष्कासित थे, जानकारी नहीं थी, उन्हें शामिल है वो कर लिया गया,
तो हमें याद आता है कि रोहतक में जो डीपीआरओ थे सैनी साहब, साउंड में कुछ दिक्कत आ गई थी तो मुख्यमंत्री ने उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। तो क्या अब उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी कि विधिवत रूप से बिना जांचे परखे ही मुख्यमंत्री के सामने, प्रदेश अध्यक्ष के सामने है योगेश सैलानी को ले जाया गया? तो क्या ऐसे में मुख्यमंत्री उन कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकालेंगे जिन्होंने ये गफलत, ये गलतफहमी है पैदा की? जाहिर तौर पर ये ऊपरी तौर पर इस मुद्दे को ढकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो जानकार हैं उन्हें पता है कि झज्जर के अंदर अगर बीजेपी कुछ है तो केवल और केवल ओम प्रकाश धनखड़ ही है। जैसे कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस है, ऐसे ही पूरे झज्जर जिले में अगर बीजेपी कोई है तो केवल ओम प्रकाश धनखड़ ही हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है, इस चीज़ को नहीं मानता है, तो उसका खामियाजा है उसे भुगतना पड़ता है। और पॉलिटिकल जानकार योगेश सैलानी के साथ दूसरी बार जो ये जलालत हुई है उसे इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। और ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने दूसरी बार ये अपना दबदबा है वो दिखाया है कि उनसे ऊपर होकर चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, अगर आप शामिल भी हो जाते हैं तो दोबारा से अगले दिन फिर से आपकी यही फजीयत है वो हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चौधरी मनफूल सिंह के गांव से, यानी सैलानी से, जो इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत का गांव है, उससे आने वाला एक युवा बार बार बीजेपी में टक्कर मारकर क्यों अपनी बार बार है वो फजीहत है वो करवा रहा है, ये भी लोगों के बीच में चर्चा है। तो ऐसे में इसको आप इस कड़ी से देखकर सोच सकते हैं कि योगेश की जितनी भी राजनीति रही है, और एक समय पर वो रेसलिंग किया करते थे, उस समय से ही बताया जाता है कि वो आरएसएस से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, संघ से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और वैसे भी कभी कभार जब योगेश सैलानी के साथ उठना बैठना होता है तो जाहिर तौर पर उनके विचार देखकर आप समझ सकते हैं कि आरएसएस से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो ऐसे में योगेश के हाव भाव और उनकी राजनीति से ये आप कतई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि योगेश की आस्था किसी दूसरे दल में है, वो हो सकती है। लेकिन अब ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि खुद का वजूद रखने वाला, चौधरी मनफूल सिंह के गांव से आने वाला ये युवा आखिरकार बार बार इस तरीके से है, वो क्यों शामिल किया जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है, ये सवाल पूरे बादली हलके में है, चल रहा है। हालांकि हम सोचते हैं कि इसको लेकर योगेश सैलानी को ज़रूर कम से कम मीडिया के सामने आगे आना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है वो ऐसा हो रहा है। और देखिए, योगेश बेशक से बीजेपी से निकाले गए हैं, लेकिन अक्सर वो अपने फेसबुक पेज पर मनोहर लाल खट्टर के साथ अपनी फ़ोटो शेयर करते हैं। डीपी पर मनोहर लाल खट्टर के साथ योगेश सैलानी हैं वो अपना फ़ोटो है वो लगाए रखते हैं। तो जाहिर तौर पर जो मनोहर लाल खट्टर है उनके साथ योगेश सैलानी के संबंध हैं, और ओम प्रकाश धनखड़ के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। तो क्या जो मनोहर लाल खट्टर और ओम प्रकाश धनखड़ के बीच में जो खींचतान है, क्या योगेश सैलानी है उसकी भेंट है वो चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? और क्या इन दो बड़े राजनेताओं के टकराव में बादली विधानसभा का एक उभरता हुआ युवा नेता है अब वो पिसने लगा है, और इस मुद्दे को लेकर अब कहीं ना कहीं योगेश पर भी सवालिया निशान है वो उठ रहे हैं। दोस्तों देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जब दो ताकतवर लोग अगर आमने सामने हों तो उनके बीच में है कभी नहीं बढ़ना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि मनोहर लाल खट्टर और ओम प्रकाश धनखड़ की सियासी खींचतान के बीच में योगेश सैलानी जो आ रहे हैं, शायद यही उनके लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब है वो बन रहा है। तो दोस्तों 90 डिग्री को आप बता सकते हैं कि क्यों आखिर योगेश सैलानी है बार बार है वो बीजेपी शामिल हो रहे हैं, अगले ही दिन उनको लेकर है, मतलब आप कह सकते हैं कि उन्हें पार्टी से बाहर है वो निकाला जा रहा है। ये दूसरी बार उनके साथ हुआ है। और क्या बीजेपी में जो ये तमाशा बन रहा है कि उनके मुख्यमंत्री, उनके प्रदेश अध्यक्ष के एहतियात करार जिसको वो पटका पहनाते हैं उसका भी अगर सम्मान नहीं है तो आखिर फिर बीजेपी में सम्मान किसका है? ये एक बात को और दिखाता है बीजेपी को कि बीजेपी में सेंट्रल ऑफ पावरलाइजेशन नहीं है जैसा कांग्रेस में है। कांग्रेस में केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही शक्ति का केंद्रीकरण बनकर हैं, रह गए हैं। बीजेपी में ऐसा नहीं है। गुरुग्राम में आप देख सकते हैं कि राव नरवीर बेशक से कुछ कहते रहे, राव इंद्रजीत साहब ने कुछ ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करवाया जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। यहाँ पर आप झज्जर में देख सकते हैं कि जिन्हें मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष ने शामिल करवाया था तो उन्हें दोबारा से पार्टी से निकाल दिया गया था। तो भाजपा में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं है। और लेकिन
कांग्रेस कभी भी इस बात का फ़ायदा है नहीं उठा सकती है। कांग्रेस शायद इसका फ़ायदा इसलिए नहीं उठा सकती है कि वो खुद गुटों में बटी हुई है, खुद अपनी अंतर्कलह से जूझ रही है, और जो पार्टी अपनी अंतर्कलह से जूझती रहती है तो वो दूसरी पार्टी की कमियों का फ़ायदा शायद ही कभी उठा पाती हो। तो ऐसे में अब योगेश को आगे बहुत सीरियस होकर शायद कोई राजनीतिक कदम है वो उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत प्रसिद्ध राजनेता योगेश यहाँ के हैं, बहुत मान सम्मान यहाँ के लोगों में है, युवा उभरते हुए चेहरे हैं, लेकिन बार बार अगर इस तरीके से योगेश के साथ होती रहेगी या खुद वो इस चीज़ का हिस्सा बनते रहेंगे तो शायद योगेश की राजनीति पर भी ग्रहण लगने वाली बात है, इसे आप कह सकते हैं। शुक्रिया।